हेलो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल लाइन में हम एक नए टॉपिक के साथ आज आगे बढ़ेंगे और वो नया टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, वहां एक एंगल क्रिएट करेंगी। तो उस एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो लाइंस के बीच बनने वाले एंगल को आइए हम लोग समझते हैं। अब उससे जैसा कि आपको पता है पिछली क्लासेस के थ्रू की लाइन दो तरीके से हमारे सामने आ सकती है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो हमें दोनों चीजों के फॉर्मूले यहाँ समझने होंगे। इसके बाद फिर चाहे एक ही फॉर्मूला याद करके काम चला लें। एक फॉर्मूला याद करके इसलिए काम चल जाएगा कि अगर मान लीजिए मुझे वेक्टर वाला फॉर्मूला याद है या कार्टेशियन का फॉर्मूला याद है तो लाइन को हम उसी फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन फिलहाल मैं दोनों चीजें आपको बता के चलूंगा और जरूरत दोनों की पड़ेगी कुछ भी। जैसे आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में एंगल्स को फाइंड आउट करना। पहले मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। अभी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो मान लीजिए पहली लाइन है r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1। मैं a1 b1 पहली लाइन का इंडिकेटर है। और दूसरी लाइन है r इक्वल a2 प्लस लैम्डा b2। ये आपकी दो लाइंस है और इनके बीच में एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन v1 का मॉड और b2 का मॉड। ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें ये बिल्कुल ही डॉट प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है। डॉट प्रोडक्ट में भी याद करिए यही फॉर्मूला था, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता था, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकलता था तो a1 a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। सेम वही चीज है कि यहां दो वेक्टर b1 और b2 है जो इस लाइन की डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो एंगल ही लाइन के बीच का एंगल होगा। तो b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2। अब यहां एक चीज समझिए, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात है, अगर परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा यानी कि cos 90 यानी कि 0, ये सब 0 में जाएगा यानी b1 डॉट b2 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। और इफ लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, जब पैरेलल लाइन होगी तो b1 और b2 में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों एक जैसे होंगे, बस अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट का होगा। या ऐसे कह सकते हैं दोनों वेक्टर के कोएफिशिएंट i j k के कोएफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे। इस बात को मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट सेम रेशियो में होते हैं। हो सकता है ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, 1/2 टाइम्स हो, या जैसा भी। तो ये तो तरीका है वेक्टर फॉर्म का। अब मान लीजिए आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिए तो कैसे करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 पहली लाइन, और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2 ये दूसरी लाइन है। ठीक है। अगर अब मुझे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है cos थीटा का, आप उसे समझिएगा। यहां पर मैं इसी फॉर्म को इस फॉर्म से कनेक्ट करता हूं। ये a1 b1 c1 ये किसका काम करेंगे? वेक्टर b1 का। ये डायरेक्शन रेशियो है पैरेलल वेक्टर का। अगर मैं यहां से कहूं कि पहला वेक्टर तो यहां से क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा a1 i b1 j और c1 k बन जाएगा। अगर बात की जाए दूसरे वेक्टर की, दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा, a2 i b2 j एंड c2 k, ये दूसरा वेक्टर क्रिएट होगा। फॉर्मूला कहता है b1 डॉट b2 यानी कि इसका इसमें मल्टीपल कर ये जरा क्या आएगा, देखिए आप a1 a2 b1 b2 c1 c2। मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्या आएगा, रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अगर इक्वेशन इस स्टाइल में दी है तो आप इस तरीके से दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, और अगर दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो आप एंगल इस तरीके से निकाल सकते हैं।
मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया और ये नहीं याद हो पा रहा है तो नो प्रॉब्लम, इसी से आंसर आ जाएंगे, इसी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन इस स्टाइल में दी है तो ये B1 के रोल में होगा और ये B2 के रोल में होगा, ये बात याद रखनी होगी। अगर आप कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन कन्वर्ट करना अगर सीख चुके हैं तो ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अब यहां भी देखिए इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी तो cos 90 यानी कि 0, ये पूरा 0 में जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बनेगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 होगा। अब थोड़ा भी आप वेक्टर की नॉलेज रखते हैं तो आप ध्यान दीजिए इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि b1 डॉट b2 अगर उनका डॉट प्रोडक्ट करिए यही तो आएगा और उसके सामने 0। इफ लाइंस आर पैरेलल, और अगर लाइंस आपकी पैरेलल होगी तो आपका बन जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था अगर ये पैरेलल होंगी तो जरूर उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम रेशियो में होंगे, i j के कोएफिशिएंट सेम रेशियो में होंगे। तो इन दो कंडीशन की हेल्प से हम दो लाइन के बीच में एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। हम पिछली एक्सरसाइज 28.1 में सीख चुके हैं कि लाइंस को कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट कंडीशन में। अब इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे हम लोग, फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं 28.2 की तरफ। तो मैं आज थोड़े से कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जिससे कि क्लियर हो कि फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। स्टूडेंट मैं बता दूं कुल मिला के 3 तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। पहले तरीके क्वेश्चन इस तरीके का जहां पर एंगल निकलना होगा दो लाइंस के बीच में। दूसरे तरीके का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी बोला होगा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर प्रूव करनी होगी या कोई मिसिंग टर्म निकालना होगा जब वो परपेंडिकुलर बोली जाएंगी। और तीसरा और सबसे स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जिसको सीखना ही सीखना है वो क्वेश्चन है आपका एक नई लाइन फॉर्म करना, किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर दो और नई लाइन दी हुई हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस यहां से करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच एंगल निकालना है। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट ध्यान रखना पहली लाइन का ये है वो वेक्टर जिसका यूज होगा एंगल निकालने में, हम इसे b1 लिखेंगे। b1 है i प्लस 2j प्लस का 2k। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर होगा 3i 2j 6k। इसका कोई रोल नहीं है एंगल निकालने में। लाइन कहां से पास हो रही है डजंट मैटर, लाइन मूव किस डायरेक्शन में कर रही है इस बात का पूरा रोल रहेगा। तो ये जो वेक्टर है ये इंडिकेट करता है कि लाइन की डायरेक्शन को, लाइन की मूवमेंट को दिखाता है, इसलिए ये केवल यही वेक्टर्स आपके एंगल फाइंड आउट करने में रोल प्ले करेंगे। फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v2। नाउ i 2j 2k डॉट प्रोडक्ट विद 3i 2j 6k एंड डिनोमिनेटर में आएगा पहले वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड मैं यहां से ले रहा हूं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। आइए cos थीटा इक्वल मल्टीपल करिए, 1 है यहां पर, 1 का 3 से करेंगे तो 3, 2 का 2 से करेंगे तो 4 और 2 का 6 से करेंगे तो 12। ठीक है, डिनोमिनेटर में आइए 4 4, इसका 4 होगा इसका 4 होगा और ये 1, तो ये हो जाएगा √9। यहां आइए 36 4 40 और ये हो जाएगा 49। तो cos थीटा इक्वल ऊपर आएगा आपका 19, नीचे आएगा 3 और आएगा 7। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल हो जाएगा 19/21 या थीटा इक्वल कहिए cos इनवर्स 19/21। अब 19/21 कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है
जिसको हम टेबल से देख पाएं या टेबल से उसकी वैल्यू को सॉल्व कर पाएं, इसलिए आपका ऐसा ही रहेगा, ये आपका एंगल होगा इन दो लाइंस के बीच में। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, लाइन वेक्टर फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में थी तो इसका B1 इसका B2 इस्तेमाल किया और दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल दिया। हो सकता है लाइन कार्टेशियन फॉर्म में हो, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसमें भी कहा गया है एंगल निकालिए दो लाइन के बीच में। आइए उसको समझते हैं, एंगल निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 माइनस एक्स अपॉन माइनस 2 बाई प्लस 3 अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 3, और दूसरी लाइन है x अपॉन 3 1 माइनस बाई अपॉन माइनस 2 एंड z प्लस 5 अपॉन माइनस 1। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच भी हमें एक एंगल फाइंड आउट करके देना है। आइए कैसे समझिए, ये जो दो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, ये दो लाइन आपकी, पहले सबसे पहले ये वॉच करिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहला जो काम हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करने का। अगर हम लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ये 5 माइनस एक्स है, नहीं चलेगा, मुझे x माइनस 5 ही चाहिए। अब x माइनस 5 लिखा है यानी माइनस कॉमन लिया है तो वो माइनस नीचे इफेक्ट दिखाएगा तो +2 हो गया, ये सही है, नो प्रॉब्लम। ये भी सही नहीं है, z माइनस 1 करना है, z माइनस 1 करिए तो -3 आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलिए x अपॉन 3, ये सही नहीं है, बाई माइनस करिए +2 हो जाएगा, ये सही है, z प्लस 5 अपॉन -1। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला याद रख पाएंगे। अगर आपको b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो नो प्रॉब्लम, आप वेक्टर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लाइन तो कार्टेशियन फॉर्म में, फिर वेक्टर फॉर्मूला कैसे लग जाएगा। आपको ये भी तो सिखाया जा चुका है, जो ये 2 1 और -3 ये वो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो पैरेलल वेक्टर होता है, तो ये b1 के रोल में आ जाएंगे। अगर मैं यहां से कहूं तो b1 इक्वल क्या हो जाएगा 2i j -3 के, b2 इक्वल क्या हो जाएगा 3i और +2j और माइनस का k, ये हो गया आपका b1, ये हो गया आपका v2। और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला इस्तेमाल किया, आप cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको कार्टेशियन वाला फॉर्मूला भी सीखना चाहिए, तो इसलिए हम उसका भी यूज पहले आपको कराते हैं। आइए समझिए कैसे। पहली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको हम a1, b1 और c1 लिखेंगे, यानी 2, 1 और -3। दूसरे लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको a2, b2 और c2 इंडिकेट करेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला आपको लिखाया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, और आगे आएगा a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करिए फॉर्मूले में। a1 a2 यानी कि 2 × 3, b1 b2 यानी 1 × 2 और c1 c2 -3 × -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में आइए, cos थीटा चल रहा है सामने, cos थीटा इक्वल है ये, और यहां पर आएंगे रूट 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और -1 स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर देखिए आप 2 और +3, नीचे आएंगे तो रूट 4 + 1 + 9, रूट 4 + 1 + 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ऊपर 11 हो गए और नीचे गौर करिए स्टूडेंट्स 14, रूट 14 और रूट 14। फाइनली मैं कह सकता हूं cos थीटा इक्वल 11/14 और थीटा इक्वल cos इनवर्स 11/14। तो इस तरीके से हम दो
लाइंस के बीच एंगल निकाल सकते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो फर्क नहीं पड़ता कि लाइन वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है, हम दोनों तरीके के फॉर्मूले दोनों जगह लगा सकते हैं। बस दिमाग में ये चीज लानी होगी आपको, V1 और V2 क्या होते हैं। V1 और V2 डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाले वेक्टर्स हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके का भी आपके सामने आ सकता है, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, फिर मैं उस स्पेशल क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है सीखना। सो दैट लाइन्स x - 5/7 y + 2/-5 z/1 एंड x/1 y/2 z/3 आर परपेंडिकुलर। शो करके दिखाना है लाइन परपेंडिकुलर होंगी। स्टूडेंट्स लाइन कब परपेंडिकुलर होंगी? जब cos थीटा ना थीटा की प्लेस पर 90 होगा, cos 90 यानी कि 0, यानी कि या तो b1.b2 = 0 दिखा दें, या परपेंडिकुलर की कंडीशन जो हमने सीखी है पीछे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रिजल्ट भी अगर 0 आ जाता है तब भी हम लाइंस को परपेंडिकुलर कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो a1 इक्वल यहां से 7 होगा, b1 इक्वल -5 होगा और c1 इक्वल 1 होगा। पहले ये जरूर ऑब्जर्व कर लेना कि लाइन बिल्कुल सही है, ठीक है। a2 इक्वल 1, b2 इक्वल 2, c2 इक्वल 3। अब हम चेक करेंगे कंडीशन को, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को, कि क्या रिजल्ट 0 देती है कंडीशन। अगर यहां से रिजल्ट 0 आ जाएगा तो जरूर लाइन हमारी परपेंडिकुलर होंगी। अब यहां से आप देखिए 7 -10 + 3 और आप देखिए रिजल्ट क्या आ गया 0। इसका मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ठीक है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं किन्हीं दो लाइंस को। वेक्टर फॉर्म में होती तो b1 का प्रोडक्ट करते, अगर उसका रिजल्ट 0 आ जाता तो भी हम लाइन को परपेंडिकुलर कह देते। जरूरी नहीं है, हम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट से मिलकर वेक्टर b1 बनेगा, इन तीनों पॉइंट से मिलकर वेक्टर b2 बनेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं एक नई चीज सिखाने के लिए। जैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, मैं अगर कहता हूं कि गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैंने यहां लैम्डा लगा दिया, मैंने कहा लैम्डा की वैल्यू निकाली और लाइन परपेंडिकुलर है। अब सीखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। लैम्डा लगा दिया तो यहां पर नहीं पता तो क्या हो जाएगा लैम्डा, लेकिन इस बार ये तो पता है कि लाइन परपेंडिकुलर है। जब लाइन ये परपेंडिकुलर है, लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो इसका रिजल्ट पहले से 0 रखा जाएगा, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। 1 के प्लेस पर क्या आएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, -3 + 3 लैम्डा = 0, 3 लैम्डा = 3 और देखिए लैम्डा इक्वल क्या आ गया 1। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और नहीं कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जरूरी है। बहुत छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकते हैं, कभी कभार ज्यादातर नहीं आते हैं। अब हम मूव करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट जिसको आपको सीखना ही सीखना है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को तैयार रखना है और 28.2 का सबसे अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, मैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं और आई होप आप एक क्वेश्चन से ही सीख जाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through 1, 2, -4 and perpendicular to the lines x - 8/8, y + 9/-16, z - 10/7 and x - 15/3
y माइनस 29/8 z माइनस 5/-5। आइए पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाता हूं और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से कराता हूं। आइए पहले एक बात समझिए स्टूडेंट, हम इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले 28.1 में कर चुके हैं। वहां पर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कंडीशन होती थी और वो क्वेश्चन बहुत आसान हमें लगा था। कैसे, मैं समझाता हूं। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो लाइन 1, 2, -4 से पास हो रही है। जब भी कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट हमारे लिए ए के रोल में आ जाता है। इसे समझिए ये 2j माइनस का 4k हो गया, ये a हो गया। अब लाइन की इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल a प्लस लैम्डा b। b क्या होता है? b वो वेक्टर होता है जो पैरेलल होता है इस लाइन के। अब अगर पैरेलल लाइन दी होती, मैं कहता हूं कि इसके वहां हम ऐसा करते थे, मैं आपको बता दूं, y प्लस 2/3 में ऐसे लिख रहा हूं कुछ अलग से। ये मान लीजिए लाइन दी है और ये कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो 1, 2, -4 से पास हो रही है और उसके पैरेलल एक और लाइन है। तो अब एक चीज समझिए, इसका जो b होता वो इसका b क्या होता? 2i, 3j और 3k। ये b इस लाइन के लिए भी काम करता और इस लाइन के लिए भी काम करता, क्योंकि b इसके पैरेलल है। क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है तो फिर ये दोनों के लिए पैरेलल हो गया। ये भी इसके लिए भी और ये भी इसके लिए भी काम करता। और ए तो हमारे पास ऑलरेडी था, हमें सिर्फ ये बी यहां पर लगा देना था और लाइन बन जाती। यानी जब पैरेलल गिवन में होती है कि कोई लाइन पैरेलल है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जैसे कि डायरेक्टली। अब प्रॉब्लम यहां पर दूसरी है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन की कंडीशन पर। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो 1, 2, -4 से पास हो रही है। ओके, इस लाइन के दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन ये लाइन 1 और एक लाइन 2। ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं दिए हैं। और परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, हमेशा दो लाइन आपको दी जाएंगी और मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। जो तरीका आपके दिमाग में फिट बैठे आप उसको आगे लेकर बढ़िएगा आगे। जैसे पहली लाइन दी है, अब जरा गौर करिए, लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा b वाला, v1 मान लो इसे, वो ऐसे ही तो होगा, लाइन 1 की तो पैरेलल होगा। और लाइन 2 के जो पैरेलल होगा वो ये होगा। लेकिन मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पैरेलल वेक्टर ये चाहिए। आप इस चीज को इंडिकेट करिए। लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर होगा, अगर मैं कहूं लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर b1 होगा वो क्या होगा? 8i, 16j प्लस का 7k। लाइन 2 का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा? 3i, 8j और माइनस का 5k। आप देखिए दोनों ये पैरेलल वेक्टर हैं, लाइन 1 का ये रहा, लाइन 2 का ये रहा, लेकिन मुझे b चाहिए। अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट, b इस लाइन के पैरेलल है तो ये b इन दोनों b1 और b2 के कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। या ऐसे कह लीजिए दो लाइन पैरेलल हैं और इनके जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के लिए पैरेलल का काम करेगा। और याद करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब हम a क्रॉस b करते थे रिजल्ट c आता था। इस वेक्टर को हम क्या कहते थे? परपेंडिकुलर वेक्टर। ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होता था। a और b के क्रॉस करके जो वेक्टर आता था परपेंडिकुलर वेक्टर होता था। फिर हम भले ही बाद में इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते थे, लेकिन दो वेक्टर का जो रिजल्ट होता है हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? b, क्योंकि b परपेंडिकुलर है b1 और b2 के। तो यहां से सीधा सीधा हम क्या करने वाले हैं? हम b निकालने के लिए, b ध्यान रखिएगा, b क्या है? हमारी रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर। b निकालने के लिए b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। यानी कि b निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा? i j k, यहां से आएगा 8 -16 7, यह आएगा 3 8 और -5। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। b निकालने के लिए आपका रिजल्ट आने वाला i के साथ 80
-56 माइनस जे के साथ 40 माइनस का और माइनस का 21 प्लस के साथ आने वाला है 64 और प्लस का 48 देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इस b को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 80 में से अगर 56 घटाएंगे तो आपका 24 रह जाएगा। तो ये 24i, इनको प्लस करते हैं 61j और इनको भी प्लस करते हैं 112k। आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये आपका वेक्टर b बन गया। a हमारे पास ऑलरेडी था, b समझ गए कैसे निकालेंगे। जब दो परपेंडिकुलर लाइन दी होंगी तो उन परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते ही b निकल आएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी r इक्वल a i 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा b यानी कि 24i 61j प्लस 112k। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना हो सकता है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने वेक्टर स्टाइल में इसको किया है। बिल्कुल वेक्टर, उन लाइंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके पहली लाइन का वेक्टर b लिखा, दूसरी लाइन का b लिखा और वेक्टर स्टाइल में किया है। अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लेकर जाएंगे तो देखिए 1 है यहाँ पर x माइनस 1/24, y माइनस 2/61 और z प्लस 4/112, ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, अब ये तो इसका एक मेथड है, ये वेक्टर मेथड कह सकते हैं। चाहे लाइन हमारी कार्टेशियन स्टाइल में दी हो, चाहे लाइन हमारी वेक्टर स्टाइल में दी हो, हम उन्हें क्या करेंगे, वेक्टर तरीके से ही करेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, जो दो परपेंडिकुलर लाइन दी हैं अगर उनके पैरेलल वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा और जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो हमारी लाइन के लिए पैरेलल का काम करेगा। बस इतनी थीम है सॉल्यूशन की। अब अगर बात आती है, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन कार्टेशियन स्टाइल से ही करना है, मुझे वेक्टर स्टाइल से नहीं करना। आइए मैं समझा देता हूं कि अगर कार्टेशियन तरीके से ही करेंगे आप तो कैसे करेंगे, उस चीज को भी मैं क्लियर करता हूं। ये समझिए इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन का समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पास कर रही है किससे, 1, 2, -4 से। फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। यही है, बताइए क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 1 अपॉन a, y माइनस 2 अपॉन b यानी कि पता नहीं है b, और z प्लस 4 अपॉन c। प्लस इसलिए होगा, वो माइनस है। ये वो लाइन आ गई स्टूडेंट जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। अभी पासिंग पॉइंट पता थे तो केवल मैंने पासिंग पॉइंट लगाया, ए बी सी मुझे पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, ये भी जो लाइन दी है, लाइन ये जो बनकर तैयार हुई है, ये लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू x माइनस 8 अपॉन 8, y प्लस 9 अपॉन -16 एंड z माइनस 10 अपॉन 7। अगर ये परपेंडिकुलर स्टूडेंट, रूल क्या कहता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अब देखना, a1 a2 8a, b1 b2 -16b, c1 c2 7c इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए ये लाइन जो मैंने फाइंड आउट की है, ये लाइन पहली इक्वेशन के परपेंडिकुलर है। जब पहली लाइन के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का रूल a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगाया। अब ये लाइन 1 जो है वो दूसरी लाइन के भी तो परपेंडिकुलर है। लाइन 1
इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू x माइनस 15 अपॉन 3 y माइनस 29 अपॉन 8 z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। तो यहां से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? अब इससे फिर कनेक्ट करो a1 a2, या यहां से आइए a1 a2 3a प्लस b1 b2 8b माइनस 5c इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। अब टारगेट क्या है? ए बी सी निकालना। यही तो प्रॉब्लम है। अगर ए बी सी पता चल जाए तो इक्वेशन हो ही जाएगी। और देखिए, याद करिए वेक्टर स्टाइल से जब क्वेश्चन किया था तो इसी के पीछे तो मैं पड़ गया था, मुझे किसी तरीके से बी चाहिए, बी वो वेक्टर जिसे ए बी सी निकल कर आएंगे। अब यहां देखिए क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन है हमारी 8a 16b 7c इक्वल 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3a 8b माइनस 5c इक्वल 0। अब इन्हें क्लास 10th के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से सॉल्व करके ए बी सी निकालेंगे। देखो कैसे, याद करिए वहां पर a अपॉन b अपॉन और c अपॉन हुआ करता था, ठीक है। दूसरा टर्म नेगेटिव, तो यहां से जब a लिखेंगे तो a को हिडन करेंगे, a को हाइड करेंगे, माइनस 16 8 7 माइनस 5, b को हाइड करेंगे 8 3 7 माइनस 5, c को हाइड करेंगे तो 8 3 माइनस 16 और 8। पहले डाउन में मल्टीपल होता है हमेशा, तो यह आएगा आपका a 80 और माइनस 56, माइनस b माइनस 40 माइनस 21, c अपॉन 64, 16 3 जा 48 नेगेटिव, और एक नेगेटिव बीच में होता है ऑलरेडी इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो ये बचेगा a अपॉन 24 माइनस b अपॉन माइनस 61 और c अपॉन 112। देख सकते हैं a अपॉन 24 b अपॉन 61 c अपॉन 112। अगर मैं इन्हें किसी लैम्डा से या किसी एक वैल्यू से कंपेयर कर लूं तो a की वैल्यू आएगी 24 लैम्डा, b की वैल्यू आएगी 61 लैम्डा और c की वैल्यू आएगी 112 लैम्डा। ये a b c की वैल्यू उठाकर यहां लगा दी जाएंगी। तीनों जगह लैम्डा कॉमन है तो वो रिमूव हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 24 लैम्डा, y माइनस 2 अपॉन 61 लैम्डा और z प्लस 4 अपॉन 112 लैम्डा। लैम्डा तीनों जगह से रिमूव हो जाएगा क्योंकि इक्वल में है और आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से कार्टेशियन तरीके से कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप वेक्टर फॉर्म पर कमांड करें, शॉर्ट मेथड है और जल्दी हो जाएगा अगर वेक्टर स्टाइल से करेंगे। बस दिमाग में रखना है कि मुझे परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियो से मिलकर बनने वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज का काम करेगा, ठीक है। मैंने तो ये भी मेथड आपको समझा दिया जिससे कि अगर कहीं आपको यही है कि मुझे कार्टेशियन स्टाइल में ही करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मैं आगे मूव करता हूं इसी में एक्सरसाइज में। ऑफ कर दिया विक्रम क्या? अच्छा चल रही है, ऑफ कर दो चिट्ठी। कंक्लूजन नहीं दे रहा मैं। कितने हो गए?